सो हम बात कर रहे हैं अनु मतलब न, नहीं, ठीक है, नन, और उपलब्धि मतलब अवेलेबिलिटी। सो किसी चीज के न होने से पाया जाने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? अनुपलब्धि कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अनुपलब्धि इज द इमीडिएट नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम किसी चीज के ना होने से मान लेते हैं कि वो क्या है, वो चीज जो हम ज्ञान पाते हैं किसी भी चीज के ना होने से पाया जाने वाला ज्ञान कहलाता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को का मतलब है निगेटिव या फिर कॉग्निटिव प्रूफ। इसको एक एग्जांपल से समझो तो ज्यादा क्लियर होगा। when I see students in the class making lot of noise, I'm disabling the annotation. It looks like it reminds me of the classes of the college. Now, who is ASUS X0DDB? I think Bidhu has joined from ASUS, or Mehnur is there. Bidhu has joined from ASUS. Bidhu, can you rename yourself? Bidhu, आप rename कर लो खुद को. So we were discussing about non-perception or negative proof. So when I'm saying that if something is not present and I'm deriving some kind of knowledge, I'm deriving some kind of proof out of it, that is your anuplabdhi. How? Let's look at one example. Let's say there are students in the class, okay? Class में students हैं and they are shouting at the top of their voice. So क्लास में स्टूडेंट्स का साउट करने से आप क्या अनुमान लगा लेते हो, आप क्या जो है इन्फर कर ले रहे हो? आप इन्फर कर ले रहे हो कि स्टूडेंट्स आर शाउटिंग, दैट मीन्स दैट टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। सो व्हेन आई से दैट किसी चीज के ना होने से पाया जाने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? किसी चीज के ना होने से पाया जाने वाला ज्ञान कहलाता है अनुपलब्धि। So this kind of pramana is your anuplabdhi. Anuplabdhi clear हुआ? Anuplabdhi is the immediate knowledge of non-existence of an object. So now you can understand. See, if we talk about these two, why these two are weak? Can someone just quickly tell me इन दोनों को weak प्रमाण क्यों कहते हैं? अब समझ में आया? इसका रीजनिंग आप दे सकते हो कि weak प्रमाण क्यों है। हम जब कह रहे हैं अर्थपति, अर्थपति में क्या ऐसी चीज है जिसको हम वीक प्रमाण कहते हैं? अनुपलब्धि में क्या ऐसी चीज है जिसको हम वीक प्रमाण मानते हैं? समझ में आया? ये आप कंप्रीहेंड कर पाओगे? गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर। मैम एक बार फिर से रिवाइज करवा दीजिए। शिक्षा, यू गॉट टू आंसर देन। See, I tell you again. So, when I say these are weak pramana, see what happened when we discussed Arthapati. We talked about assumption, right? हमने बात की 2 घंटे हो गए हैं, now अपनी destination पर जो है पहुंच गया होगा, right? So we are not definitely telling. Whereas when we talked about non-perception or cognitive proof, we again spoke about what? Yeah, I'm doing it. So when I'm talking about non-perception or negative proof, what I'm talking about is something which is not present. And teacher ka, for example, non-presence of teacher in the class makes me believe that students are shouting means that teacher is not present, right? So what happened in postulation or arthapati, we are assuming number one, ठीक है? और जब हम बात करें नॉन परसेप्शन नेगेटिव प्रूफ की, तो मतलब क्या हो रहा है? किसी चीज के ना होने से पाया जाने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? नॉन परसेप्शन या फिर अनुपलब्धि। वी विल रिवाइज इट वंस आफ्टर वी फिनिश word or शब्द or verbal testimony, right? And when once if the time is more, I will do lot of questions with you guys so that you yourself are then able to answer. The reason of keeping this Zoom class is primarily this. So starting let's get back to the next one, that is शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब क्या होता है? देखो, शब्द मतलब टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का बेसिक मीनिंग पता है सबको, राइट? बेसिक इंग्लिश
हम जब है जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू गो इन द डाइव टू लर्न ऐप सेक्शन यू विल सी लॉट ऑफ पीपल हु हैव क्लियर्ड जेआरएफ, दे हैव मेंशन्ड देयर टेस्टिमोनियल्स, राइट? सो टेस्टिमनी ऑफ पास्ट प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट। आप्त वाक्य, इसको आप्त वाक्य का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ के समझो। जब हम कहते हैं आप्त वाक्य, देखो वाक्य मतलब तो सेंटेंस होता है, बेसिक हिंदी, राइट? अ सेंटेंस, सेंटेंस मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कैसे, जो कोई मीनिंग दे सके। हम अगर गिब्रिश लिख दे, कोई बच्चे की तरह जो है हम गिब्रिश टॉक करें, सो दैट विल नॉट बी ए सेंटेंस। हम कहते हैं ना बच्चे लोग जो है तोतली बोली में बोलते हैं कुछ कुछ भी चीजें, सो वो सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है, ऐसा सेंटेंस होता है which is a collection of word and that word have to give us some, convey some meaning, right? एंड अप्त मतलब होता है, अप्त का अर्थ होता है दोज हु ऑलवेज टेल द ट्रूथ, जो लोग हमेशा सच बोलते हैं। अब इसके दो एग्जांपल्स दूंगी मैं यहाँ पे। देखो, एक हो गया आपका जो धर्म गुरु हो गया, ठीक है, योर रिलीजियस लीडर। फॉर एग्जांपल आप किसी बाबा को मानते हो या फिर किसी भगवान में विश्वास रखते हो, तो जब हम मान लो फॉर एग्जांपल किसी धर्मगुरु को मानते हो, लेट्स से एग्जांपल मैं सदगुरु को मानती हूँ, तो आप बोलोगे कि सदगुरु के बोले हुए जो वचन है वो मेरे लिए सत्य है, मेरे लिए सत्य है, ठीक है। इसको सदगुरु ने जो भी कह दिया मैं उसको मान ली कि वो सारी चीजें सत्य है। सो हम इस कह रहे हैं ऐसे गुरुओं के वचन, नंबर वन, दिस इज वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आई गिव यू, if you go to a doctor and doctor diagnoses you with a particular disease, right? So then you take a prescription and on face of it you believe that it is a true, that then you don't get into things like I will take a second opinion and all those things. Just primary face you believe that a doctor gives you a prescription and you feel that prescription is true. तो जब आपको एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है और आप उसको सच मान लेते हो, तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स हो गए। ऐसे वचन जो कि किसने बोले हैं, किसी फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने बोले हैं, किसी धर्म गुरु ने बोले हैं, और वो वचन जो है जिसका जो मीनिंग है वो सच मानते हो आप, दैट इज योर टेस्टिमनी ऑफ पास्ट प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट। विश्वसनीय लोग, ऐसे लोग, चाहे वह डॉक्टर हो चाहे वह धर्मगुरु है, ऐसे लोग जिसकी बातों पे आपका विश्वास हो, दैट इज योर वर्बल टेस्टिमोनी और शब्द। क्लियर है शब्द? Shabd means gaining of proper Yes, ma'am. knowledge which is either spoken or written. Both examples we have seen. So Shabda is deemed to be valid when it is the meaning has been properly and carefully understood. So we listen to, कहते हैं there's a joke that females listen to tailors a lot. So when they are giving instruction to tailor, they are very very particular that okay this should be the measurement and all. ठीक है। अब classification of शब्द प्रमाण है, I'm not getting into detail right now. Let's first finish revise it and then we'll come to the details of it. Then okay. So ये था basic of प्रमाणन, ठीक है। We're good with time so that at least half an hour we will keep for your questions, ठीक है। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष में हमने दो डिवीजन देखे, लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष। क्लियर है सबको? लौकिक प्रत्यक्ष में हमने किसकी बात की? हमने बात की सेंस ऑर्गन्स की। अलौकिक प्रत्यक्ष में हमने सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज की बात की, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? इन्फरेंस। इन्फरेंस अनुमान। हमने ये देखा किसी भी पूर्व ज्ञान के बाद पाया जाने वाला ज्ञान क्या कहलाया था? अनुमान कहलाया था। इसके बाद हमने उपमान दी थी। उपमा में हमने क्या देखा? हमने लाइक, सिमिलैरिटी की बात की थी, मेरा घर तेरे घर जैसा है की बात की थी। Then we talked about postulation, derivation from circumstances, arthapati. We talked about assumption here. We are assuming that something may have happened because of the conditions. So arthapati में दो keywords आप note ले लो. First one is assumption and second was is from circumstantial evidence की बात करता है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, which प्रमाण talks about circumstantial evidence, आया भी हुआ है, the answer is अर्थपति, ठीक है। Then we talked about negative cognitive proof or अनुपलब्धि, which is from absence of something we derive a knowledge, that is your cognitive, negative cognitive proof, non perception या फिर अनुपलब्धि। तीनों नाम आ सकता है, इसलिए हम तीनों नाम ही डिस्कस कर रहे हैं। एंड verbal testimony, we spoke about the words of the experts which are reliable expert and on which we have faith. So basic overview of pramana, is that clear or you want me to repeat any of the pramana? Then we will move to anumana ke different classifications. Okay.
क्लियर सो फार? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हो गया? गिव मी थम्स अप क्विकली. ओके, ठीक है. अब हम क्या देखते हैं, हम अनुमान की डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. तो लेट्स गो बैक. अच्छा, अनुमान की अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले एक और टर्म है जो हम क्विकली देख लेते हैं. देखो, जब हम अनुमान देखेंगे ना, तो एक चीज समझो, बहुत सारे स्कूल हैं जो अलग अलग प्रमाण को मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंदिनी, व्हाट हैपेंड? यू आर रेजिंग योर हैंड. Sorry, थैंक ma'am. यू. सो देखिए, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. जैसे चरवाक स्कूल की हम बात करते हैं. देखिए, अभी तक तो आया नहीं है क्वेश्चन इस बिट से, सो आई एम नॉट कवरिंग मोर ऑफ इट. थैंक यू. I will only be covering majority of the concepts which we have done so far. We will do the classification bit, and then we will cover whatever questions are asked in the exam. So I'm just giving you a quick overview of all these philosophy school, not in depth, but the PDF I'm sharing with you has depth of all these schools as well. So just read through it, pretty simple, you will get it. यहाँ पर भी जो है इसको समझ के ले लो. So पहला स्कूल की अगर हम बात करें, चरवाक स्कूल कहता था, याव जीवेत सुखम जीवेत ऋतम कृत्वा घृतम पिबेत. मतलब क्या? याव जीवेत मतलब जब तक जियो, सुखम जीवत मतलब जब तक जियो, सुख में जियो, ऐश मौज में जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, आप कर्जा लेकर के भी घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, आपका जो शरीर है, भस्मीभूतस्य, आपका जो शरीर है, हिंदू मान्यता के अनुसार क्या होता है, देखो हिंदू में जो है जला दिया जाता है, राइट. सो दिस इज मोर फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ हिंदू रिलीजन. सो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, आपका जो शरीर है वो तो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा. सो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, दोबारा तो आप इस दुनिया में नहीं आने वाले हो. तो जो चरवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी था, देखिए इस्लाम में भी यही फिलोसफी है कि आप जो है दोबारा जो है रीबर्थ में वो लोग बिलीव नहीं करते. दे बिलीव दैट इसी बर्थ में जो है हमें अच्छा भी कर्म करना चाहिए, बुरा भी कर्म करना चाहिए. तो चरवाक स्कूल के जो प्रोपाउंडर थे, चरवाक को बृहस्पति का दर्शन भी माना जाता है. तो चरवाक स्कूल के जो प्रोपाउंडर थे वो केवल प्रत्यक्ष को मानते थे. इसी जन्म में जो है आप, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, तो इसी जन्म में आप कर्जा लेकर के भी रहो, लेकिन आप खुद को खुश रखो, सुख रखो. ठीक है. सो इफ यू रिमेंबर दिस लाइंस, या you should be able to remember this Charvak philosophy, right? And this is the peculiar philosophy. If you talk about all other school of thoughts, whether we talk about Jainism, Buddhism, Nyaya, they all believe in the principle of karma, they all believe in the principle of birth and rebirth. ठीक है. लेकिन चरवाक स्कूल बर्थ और रिबर्थ में मानता ही नहीं था. चरवाक स्कूल मानता था कि एक ही प्रमाण है, जो दिखता है, जो प्रत्यक्ष है, वही प्रमाण है, बाकी कोई प्रमाण ही नहीं है. तो इसलिए हमने जब बात की थी कि when we are discussing all the pramana, we discuss that perception stands tall, right? परसेप्शन सबसे ऊपर है. परसेप्शन को जो है वो सारे स्कूल ऑफ प्रमाण जो है मानते हैं. आप देखोगे यहाँ भी परसेप्शन है, यहाँ भी परसेप्शन है, यहाँ भी परसेप्शन है, यहाँ भी परसेप्शन है, राइट. So now perception, you should be very very clear that perception is the most important. If someone asks you in the exam to arrange this in a chronology order, you should start with your perception. If you look at your syllabus also, see, so if I look at your syllabus, this order you should remember. NET is notorious for asking question. One simple question, this can directly come from your syllabus, that what is the order of these pramanas. बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है. परसेप्शन, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति और अनुपलब्धि. तो देखो आप यहाँ पे अर्थपति और अनुपलब्धि वीक प्रमाण है ना, इसलिए अर्थपति और अनुपलब्धि को हमने सबसे बाद में रखा है. ठीक है. किसी भी नाम में आए, इंग्लिश में आए इंग्लिश में आएगा, हिंदी में लिखा हो हिंदी में आएगा, दोनों वर्ड आपको अभी प्रमाण का एक बेसिक क्लियर होना चाहिए. ठीक है. अब कौन कौन से जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो कौन कौन से प्रमाण को मानते हैं, फिर किन्होंने जो है क्या जो है फिलॉसफी दी है, ये हम एक बार देख रहे थे. सो चरवाक एक ही प्रमाण को मानता है. क्लियर. जैनिज्म जो हो गया या बुद्धिज्म हो गया, ये इनकी जो फिलोसफी है थोड़ी बहुत सिमिलर है. ये लोग अहिंसा में बिलीव करते थे, जो कि जैनिज्म की बात करें तो दिस इज लेस देन 0.1% ऑफ द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन. लेकिन अगर हम बात करते हैं
बुद्धिज्म की, सो बुद्धिज्म कवर्स ऑलमोस्ट 8% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो ये इनका जो प्रचार है ये पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है। सो बुद्धिज्म 2 प्रमाण को मान रहे हैं, अनुमान और इन्फरेंस। इसके बाद जो है जैनिज्म जो है वो 3 प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आपके शब्द प्रमाण। तो ये चीज आपको एक बार इसको जो है नोट मतलब ये पीडीएफ तो आपके पास शेयर करूंगी, लेकिन इस पे एक बार देख लेना, बिकॉज एग्जाम में आपको ये ऑर्डर आ सकता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक तो कौन सा स्कूल, उसके प्रोपाउंडर कौन सा है, मैच द कॉलम, सिंपल क्वेश्चन, राइट। एंड सेकंड कैन कम अमॉन्ग दीज प्रमाणास न्याय स्कूल डज नॉट बिलीव। देखो आपका जो सिलेबस है ना वो न्याय स्कूल पे बेस्ड है, तो न्याय स्कूल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्याय स्कूल ये 4 प्रमाण को मानता है, परसेप्शन, अनुमान, शब्द और आपके कंपैरिजन या एनालॉजी, ठीक है, उपमान। तो ये आपको याद रखना है। फिर है वैशेषिक। वैशेषिक स्कूल का जो प्रोपाउंडर है इसको कनाद, महर्षि कनाद ने दिया था। ये बेसिकली एटम्स वगैरह से डील करता है और ये 2 प्रमाण को मानता है। सांख्य और योग एक जैसे ही लगभग स्कूल ऑफ थॉट्स है। सांख्य के जो प्रोपाउंडर है वो कपिल हैं और पतंजलि के, तो दोनों आप देखोगे 3-3 प्रमाण को मानता है। ये लोग उपमान को नहीं मानते हैं। मीमांसा 6 के 6 प्रमाण को मानता है। और ये जो मीमांसा फिलोसफी कहें या फिर इसको भट्ट में, इसकी भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा आया था, भट्टम मीमांसा। तो ये जो फिलोसफी था ये 6 के 6 प्रमाण को मानता है। दैट्स हाउ इन आवर सिलेबस ये जो है आपको 6 के 6 पढ़ना है। मीमांसा के प्रोपाउंडर भी इंपॉर्टेंट है, जैमिनी है, तो इस चार्ट को आप ऐसे चीज देख लेना, ठीक है। मीमांसा और अद्वैत वेदांता, ये जो है वेदांत फिलोसफी, जब स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया था कि वेदांत फिलोसफी जो है वो 6 प्रमाण को मानता है और आपका मीमांसा फिलोसफी जो है ये 6 के 6 प्रमाणों को मानता है, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा कौन सा स्कूल है जो किस प्रमाण को मानता है। पक्षधर्मता we will talk later. Let's understand the classification of pramanam. So before getting into classification, let's revise these terms. We discussed, हमने जब धुएं पर देखकर ये अनुमान लगाया कि पर्वत पर आग है, इसको हम अनुमान कहते हैं। और इसमें जो है कुछ चीजें जो मेजर टर्म्स हैं हम देखते हैं। क्या जो चीज हम देख सकते हैं वो क्या है, कारण है या हेतु है। अब ये जो अनुमान का क्लासिफिकेशन है बिल्कुल टिपिकल सा टॉपिक है, सो प्लीज पे अटेंशन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट। सो आई एम रिवाइजिंग द बेसिक्स वंस मोर। जिस चीज को हम देख सकते हैं उसको हम कहते हैं कारण, ठीक है, कारण या फिर रीजन। द आइडिया विच नीड्स टू बी प्रूवन और डिसप्रूवन। हमने देखा एग्जाम्पल में कि पर्वत पर आग है, और यहाँ पर साथ ही साथ हमने किसकी बात की, हमने बात की फायर बॉल की। सो प्रूवन और डिसप्रूवन मीन्स आग हो भी सकता है और आग नहीं भी हो सकता है, राइट। सो जिस आइडिया को या तो हमें प्रूव करना है या फिर डिसप्रूव करना है उसको हम साध्य कहते हैं। और क्या कहते हैं, साध्य यानी कि मेजर टर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि रीजन यानी कि हेतु, ओके। सो द ऑब्जेक्ट ऑन विच साध्य इज प्रिडिक्टेड, साध्य किस पर बैठता है, रेस्ट किस पर करता है, पक्ष पे कहता है, जो कि आपका माइनर टर्म होता है। ये तीनों टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। एग्जाम में घुमा फिरा के ये क्वेश्चन 2-3 शिफ्ट में आया था, माइनर टर्म किसको कहते हैं, मेजर टर्म किसको कहते हैं, तो काफी बेसिक से चीज है। और अगर इससे एकदम से क्वेश्चन आएगा तो ये जो है आपके लिए लड्डू नंबर्स होने चाहिए। और इसमें एटलीस्ट आप लोगों में से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि किसी का भी नंबर जो है नहीं डिडक्ट होना चाहिए। सो हमने क्या अनुमान लगाया कि पर्वत पर आग है, राइट। सो ये पर्वत पर आग जो लगाने का हम अनुमान कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनुमान। बिकॉज इट हैज स्मोक, ये पक्ष धर्म का टर्म हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। वेर एवर देर इज स्मोक देर इज फायर, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। धुएं और आग के बीच का विशेष संबंध जो है वो व्याप्ति कहलाता है। इसको हमने देखा, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, अगर इन दोनों के बीच में एक विशेष संबंध है तो ये व्याप्ति कहलाता है। व्याप्ति को भी हम थोड़े टाइम बाद जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आपको व्याप्ति और पक्षधर्मता दोनों क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं, पे अटेंशन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमाना। काफी टिपिकल से टर्म है और इससे इतने डीप में क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आते हैं तो यू शुड बी prepared with. So spend a minute and try to read these words. See, अगर आप अपना ये वर्ड्स को सही से पढ़ जाते हो, बिल्कुल टिपिकल क्लिष्ट वर्ड्स हैं, तो आप इसको जो है आधा इसका मीनिंग यहीं से इंटरप्रेट कर सकते हो। देखो, जब हम कह रहे हैं साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में 2 क्लासिफिकेशन है। पहला है स्वार्थ
और दूसरा क्या है, परार्थ। तो जब हम कहते हैं स्वार्थ, स्व जोड़ अर्थ, स्व मतलब क्या होता है, खुद के लिए, इतना सबको समझ में आता है ना, हिंदी बेसिक। एंड परा जोड़ अर्थ, परार्थ, दूसरों के लिए। सो वन ऑफ द क्लासिफिकेशन, नाउ आई टेल यू वन थिंग, when we are talking about classification of anumana, we are talking about three classification. Now this is not an exhaustive list. इस तीनों के अलावा भी मैंने फिलोसफी के बुक्स जब पढ़े थे तो उसमें और भी क्लासिफिकेशंस मिले हैं, बट these three are were common across a few books, so I picked up these three and be rest assured that इतने डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी यदि आता है तो हमारा कहीं भी पे नंबर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम इसको भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन कहता है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमाना, जिसमें हम देख रहे हैं पहला वाला स्व अर्थ अनुमाना, खुद के लिए जब हम कोई चीज करते हैं। सो इफ अ पर्सन wants to infer something for himself, it is called स्वार्थ अनुमाना। एक व्यक्ति यदि खुद के लिए कुछ चीजें करता है उसको हम कहते हैं स्वार्थ अनुमाना। एग्जाम्पल देखो इसका तो क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन हु परसीव्स अ पैच ऑफ स्मोक एंड रिमेंबर्स दैट देयर इज अ यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन फायर and smoke and fire and infers that there is a fire in the hill. So what are we talking here? That person is trying to convince himself what he is doing. एक व्यक्ति है जो पहले देखता है कि धुआं है और वो खुद के लिए ही बोलता है, खुद को ही समझा रहा है धुआं है मतलब वहां पर आग होगी। उसने कभी पहले देख रखा है, उसको पूर्व ज्ञान के हिसाब से जो है पता है कि चिमनी में धुएं के साथ आग थी, पर्वत पर जो है चूल्हे में धुएं के साथ आग थी। तो जैसे ही वो पर्सन देखता है आग तो वह खुद से ये जो है अनुमान लगाता है कि धुआं है मतलब वहां पर आग होगी। सो दैट इज योर फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज स्वार्थ अनुमाना। when we are trying to infer something for ourselves, that is your स्वार्थ। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है परा अर्थ। सेम थिंग, अगर आप धुआं देखते हो और आप अगर अपने पड़ोसी को बोल रहे हो देखो वहां पे धुआं है मतलब वहां पर आग होगी, so an inference is said to be para artha anumana when the inference is done in order to convince others। समझा, परा अर्थ दूसरों के लिए, others। This inference is done when someone is inferring something himself for from smoke, expresses it in five membered syllogism. Now, what is this five membered syllogism? Let's understand this thing. So if you understand this illustration, यहाँ से question exam में already आया हुआ है, so you should be thorough with this five syllogism illustration. Now why we call it syllogism ये भी मैं बताऊंगी। देखो जब हम कहते हैं कोई स्टेटमेंट ले रहे हैं, टिपिकल नए स्कूल का जो है यह सिलोजिज्म है, इसको देखते हैं। जब हम किसी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। Now my South Indian students will tell it as प्रतिज्ञा। So both are right. In North it is pronounced as ज्ञ, South में ऐसा कोई लेटर होता ही नहीं है। So प्रतिज्ञा क्या है? स्टेटमेंट। माउंटेन हैज फायर, पर्वत पर आग है, ये एक स्टेटमेंट है, राइट? ऑल ऑफ अस आर थ्रू कि पर्वत पर आग है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब उसका कारण दिया है, पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है। क्लियर? अब उसका पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, एग्जाम्पल से समझाया, उदाहरण। Whatever has smoke is fiery, for example an oven। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, फॉर एग्जाम्पल ओवन। रीअफर्मेशन, वापस से अफर्म किया। पहले तो स्टेटमेंट बोला, ठीक है, पर्वत पर आग है, उसके बाद उसका रीजनिंग दिया क्योंकि वहां धुआं है, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, जैसे ओवन में धुएं के साथ आग है, एक एग्जाम्पल दिया है। चिमनी में धुएं के साथ आग है, चूल्हे में धुएं के साथ आग है। अब वापस से रीअफर्म किया, रीअफर्म को कहते हैं उपनय। सो उपनय मतलब पर्वत पर धुआं है, ये इनवेरिएबली एसोसिएटेड है फायर के साथ। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशनशिप की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ स्मोक followed by a fire in US, same thing will happen in Delhi. So if there is a smoke followed by fire in US, same thing can be reaffirmed when we are talking about smoke followed by fire in Delhi as well। समझ में आया? reaffirm मतलब यहाँ पर हम यूनिवर्सल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं बिटवीन स्मोक एंड फायर। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी। न्यूयॉर्क में धुएं के साथ आग है,
दिल्ली में धुएं के साथ आग है, तो ये क्या है, रीअफर्मेशन, और रीअफर्मेशन का वर्ड है उपनय, ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है। एंड लास्ट वन, व्हाट वी आर ड्राइंग एज कंक्लूजन, कंक्लूजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, निगमन, सॉरी हिंदी में निगमन कहते हैं। सो हम इससे जो है वापस कह सकते हैं कि पर्वत पर आग है। अब देखो यहाँ पर इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों कैसे आया, इसको समझो। मैम निगमन को ही व्याप्ति बोलते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल, राइट। हमने जो है सिलॉग्स में ये पढ़ के रखा है, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, दैट इज योर इंडक्टिव, एंड डिडक्टिव इज व्हाट, योर जनरल टू स्पेसिफिक, राइट। हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड. When we are saying that the mountain has fire, we are talking about a particular mountain. We are being specific about a particular mountain. Getting it? Then we try to give reasons to it. Why the mountain has fire? Because it has smoke, right? Then then specific to general. Now we move to general. We say where whatever has smoke is fiery. जहाँ जहाँ धुआं है, वहाँ वहाँ आग है. So from inductive, from specific, mountain has fire. So हम मूव क्या कर रहे हैं, जनरल की तरफ, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं। क्लियर हुआ? अब वापस जनरल टू स्पेसिफिक कैसे आ रहे हैं, अब इसका रीअफर्मेशन कह रहे हैं कि स्मोक और फायर में एक यूनिवर्सल रिलेशन है, इसलिए वापस हम डिडक्टिव की तरफ आ रहे हैं। वापस हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, जो है वापस एक जनरल से स्पेसिफिक पे वापस आ रहे हैं। हम कह रहे हैं hence the mountain has fire. I repeat, first we are talking about inductive. So something whenever there is inductive, we are saying नहीं, निगमन को व्याप्ति नहीं कहते नंदिनी। व्याप्ति पे जो है हम आएंगे। हमने बात की थोड़ी सी कि हेतु और साध्य के बीच का विशेष संबंध व्याप्ति कहलाता है। नाउ व्हाट इज व्याप्ति, वी हैव टू कवर इन डिटेल। सो थोड़े टाइम रुको, जस्ट होल्ड ऑन, विल कम टू कॉन्सेप्ट ऑफ व्याप्ति। ठीक, आई एम रिवाइजिंग दिस एग्जाम्पल। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या बात कर रही है, स्पेसिफिक की बात कर रही है। when I am talking about a particular statement, the mountain has fire, this is a specific mountain we are talking about, that this mountain has fire, ठीक है। so inductive में क्या होता है, हम specific से general की तरफ जा रहे हैं। so specific हो गया, because it has smoke, the mountain has fire because it has smoke, and then we are doing the generalization here, specific to जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल क्या हो जाता है आपका, इंडक्टिव हो जाता है। समझ में आ रहा है ये इंडक्टिव कैसे हुआ? स्पेसिफिक माउंटेन, माउंटेन को हम एग्जांपल दे रहे हैं, रीजनिंग दे रहे हैं, एंड देन वी कम अगेन टू द जनरलाइजेशन दैट जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। फिर से कहती हूं, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि पर्वत पर आग है, स्पेसिफिक पर्वत, राइट। देन वी मूव टू पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, इसलिए हम कह रहे हैं जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। व्हाट वी हैव डन, वी हैव मूव टू स्पेसिफिक टू जनरल, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। क्लियर है इंडक्टिव पार्ट? Now we move to the deductive part. Then again we reaffirm the same statement. The mountain is invariably associated with fire. There is a universal relation here. There is a universal relation between the smoke and fire, and that's why we reaffirm and we conclude that this mountain has fire, because wherever there is a smoke, there is fire. Hence, this mountain has fire. So here, these two terms we are talking about deductive. We are moving from the general to specific again. Hence, this mountain has fire. Clear? Example clear? Then give me a thumbs up. Very important example. Okay. Now we move to another classification. So what we have covered this bit. We have covered about Swartha Anuman and we talked about Parartha Anuman, right? थोड़ा सा complex है, मतलब even if you don't get the other part, it is still fine. Okay, but still I'll try my best to explain this all to you. Nature of व्याप्ति, nature of व्याप्ति के आधार पे पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। अगर आप इसको सही से प्रोनाउंस कर देते हो, half the problem is solved here only. ठीक है? So जब हम कहते हैं पूर्ववत, कोई चीज जो है when the effect is inferred from the cause. Example क्या है? From a specific height, density,
प्रिसाइसली यूनिटी ऑफ क्लाउड्स, हम क्या कर रहे हैं, आसमान में गहरे रंग के बादल को देखकर यह अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होगी। पूर्ववत, जो चीज पहले है, पहले क्या है, गहरे रंग के बादल है, डार्क क्लाउड है। सो डार्क क्लाउड को देखकर हमने यह अनुमान लगा लिया कि बारिश होगी। पूर्ववत मतलब हम इन्फरेंस किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, पहले का कोई चीज देखकर। डार्क क्लाउड को देखकर हम इन्फर कर रहे हैं कि बारिश होगी। So this is the kind of purvavat inference when the effect is inferred from the cause. For example, a specific height, a density of clouds. One infers that it will be raining. Rain is inferred from the cloud is a classic example of your purvavat anuman. समझा पूर्ववत अनुमान। शेषवत अनुवाद, शेष मतलब क्या होता है, रिमेनिंग, राइट। शेष मतलब हम कहते हैं रिमाइंडर, अगर हिंदी में कोई पढ़ता है तो शेषवत मतलब रिमाइंडर। सो व्हेन द कॉज इज इन्फर्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ फुलनेस ऑफ द रिवर हैज एक्सेस वाटर। इसको इसी एग्जांपल से बता रही हूँ। आप अगर देख रहे हो वेट है रोड, सो रोड को वेट देखकर मतलब पीछे वाला जो रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, बारिश तो होके चली गई है, ठीक है, अब रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, वेट रोड। और वेट रोड को देखकर आप ये अनुमान लगाते हो कि बारिश हुई होगी। वेट रोड को देखकर ये अनुमान लगाना कि बारिश हुई होगी इज योर शेषवत। पूर्ववत में क्या था, हमने क्या देखा, हमने गहरे रंग के बादल को देखकर यह अनुमान लगाया कि बारिश होने वाली है। शेषवत में उसका उल्टा, सड़क गीली है ये देख करके जो है हमने अनुमान लगाया कि बारिश हुई होगी। या फिर नदी में ज्यादा पानी भरा हुआ देखकर हमने ये अनुमान लगाया कि बारिश हुई होगी। पूर्ववत, शेषवत, क्लियर है। नेक्स्ट इज जो सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट मतलब जो है यहाँ पर क्या है, इट इज बीन ऑब्जर्व दैट समथिंग चेंजेस इट्स पोजीशन ड्यू टू मूवमेंट। द सन टू चेंजेस इट्स पोजीशन, देयरफॉर सन टू हैज मूवमेंट ऑल्दो द मूवमेंट हैज नॉट बीन सीन। सामान्य तो दृष्ट मतलब, देखो सामान्य मतलब क्या होता है, जनरल, राइट। जनरली हम कहते हैं ना ये चीज सामान्य है, ये चीज जनरल है जो हम, और दृष्ट मतलब होता है देखना। सो किसी चीज को हम सामान्य जनरली देखते हैं। हम जनरली देख रहे हैं कि हम जनरली देखते हैं कि अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज करती है तो वहां पर किसी भी प्रकार का मूवमेंट है। सन जो है वो अपनी पोजीशन जरूर चेंज करती है, तो सन में भी एक तरीके का मूवमेंट होता है, लेकिन भले वो मूवमेंट दिखता नहीं है, लेकिन जनरली जो चीज होता है, सामान्य तो दृष्ट, जनरली जो चीज होता है आप उसको बस याद रखो कि वो आपका जो है सामान्य तो दृष्ट है। अब जो है लास्ट क्लासिफिकेशन है। सो व्हाट वी हैव कवर्ड नाउ इज योर this classification on the basis of nature of व्याप्ति। nature of व्याप्ति में हम व्याप्ति के और भी क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं आगे, पहले इसको देख लेते हैं। केवल अन्वयी, केवल व्यति रेखी और अन्वय व्यति रेखी, एक एक करके देखते हैं। केवल अन्वयी, केवल अन्वयी क्या कहता है, when the व्याप्ति between middle and major term is derived from uniform agreement in presence alone, it is called केवल अन्वयी inference। एग्जाम्पल से समझो, देखो all knowable object are nameable। इसको मैं, अच्छा ये आगे आएगा, इसका डायग्राम है एक। हम कह रहे हैं जो भी नोएबल है, जिसको भी आप जानते हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। सो जिसका कुछ ना कुछ नाम है उसको आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो ये चीज पॉट है, तो पॉट का एक नाम है पॉट, राइट। सो ऑल नॉलेजेबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल, द पॉट इज अ नोएबल ऑब्जेक्ट, हेंस द पॉट इज नेमेबल। जो नामधारी है, जिसका आप ज्ञान पा सकते हैं, और जिसका आप ज्ञान पा सकते हैं उसका आप नाम रख दे सकते हो। देखो इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बस एक बेसिक ओवरव्यू दिया है। दूसरा क्या है, केवल व्यतिरेकी, when the vyapti between middle and major term is derived from uniform agreement in the absence alone, it is called keval vyatirekhi inference। in this inference hetu is only negative and is related to sadhya। example समझो, for example what is not different from all other element has no smell, earth has smell, therefore earth is different from other elements। so यहाँ पे क्या कह रहा है, when the vyapti between the middle and major term is derived from uniform agreement in absence alone,
अर्थ हैज स्मेल, अगर हम कह रहे हैं अर्थ में स्मेल है, एग्जाम्पल में पहले क्या कर रहा है, वॉट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज नॉट स्मेल, नो स्मेल। पहला समझो, जो चीज एक दूसरे से अलग नहीं है वहां पे किसी चीज कोई स्मेल नहीं है। क्योंकि अर्थ में स्मेल है इसलिए हम कहेंगे अर्थ अलग है। तो किसी यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म अग्रीमेंट की बात नहीं हो रही है, जहां पर एब्सेंस की बात हो रही है। एब्सेंस इज अ की टर्म फॉर योर केवल अन्वय व्यतिरेकी, ठीक है, एब्सेंस वर्ड जो है की वर्ड ले लो, ठीक है। जब हम कह रहे हैं अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी में क्या है, व्हेन द मिडिल टर्म of inference is both positively and negatively related। एब्सेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो गया, केवल अन्वय व्यतिरेक, केवल व्यतिरेकी। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव इन्फ्रेंस की बात हो रही है तो ये है आपका अन्वय व्यतिरेकी। इसमें क्या है, ऑल स्मोक ऑब्जेक्ट आर फायरी, हिल इज स्मोकी, देयरफॉर हिल इज फायरी। ओके, यहाँ पे आपका पॉजिटिव रिलेशन है, ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, हिल इज फायरी। तो ये कैसा रिलेशनशिप है आपका, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सेकेंड की बात कर रहे हैं, नो नॉन फायरी ऑब्जेक्ट इज स्मोकी, हिल इज स्मोकी, देयरफॉर हिल इज नॉट फायरी, एंड दिस देन द हिल इज फायरी। सो यहाँ पर निगेटिव रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप दोनों होता है आपका अन्वय व्यतिरेकी में, ठीक है। बहुत डिप में नहीं आएगा क्वेश्चन, फिर भी मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया है। अब हम बात करते हैं, देखो ये सिंपल है, उपमान की कंपोनेंट सिंपल है। उपमेयम जो सब्जेक्ट होता है कंपैरिजन का, जैसे एग्जांपल में हमने क्या देखा था, हाउस देखा था। उपमान ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन देखा था। और सामान्य, सामान्य मतलब जनरली ऑब्जेक्ट, अगर हम कह रहे हैं उसका घर मेरे घर जैसा सुंदर है, तो ये सुंदर हो जाता है आपका, सुंदर हो जाता है आपका एट्रीब्यूट्स, मतलब किसी चीज के गुण जो होते हैं वो आपके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक था। ओके, इसके बाद जो है हम हेतुभाष करेंगे, लेकिन हेतुभाष शुरुआत करते हैं। ओके, सो अभी तक कोई डाउट है? देखो अनुमान के क्लासिफिकेशन का मैंने एक ओवरव्यू दिया है, लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन सम मोर टाइम ऑन द हेतुभाष and vyapti, and then probably the questions than getting into more depth of it. So still let me know if you have any doubt. ये जो नर्सरी में बच्चे होते हैं ना, ऐसे आके बोर्ड पे स्क्रिबल करते हैं। सो व्हेन आई टेक अ जूम क्लास, और मे बी यू गाइस आल्सो मे बी टेकिंग जूम क्लासेस, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि हम जो है ये डिसेबल एनोटेशन का ऑप्शन आता है जूम में, वो करके रखें, अदरवाइज पीपल स्टूडेंट्स विल राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग हियर। No doubt so far? All good? Am I audible, right? हेतभाष देखेंगे, इसके बाद जो हम व्याप्ति देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। तो अपने पास केवल नेक्स्ट 40 मिनट्स हैं, क्विकली हम करेंगे, ठीक है। चलो, हेतु मतलब होता है कारण, और आभास मतलब होता है ग्लिम्स। सो किसी चीज के ना होने से, अगर अगर कोई चीज एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है, अगर हेतु एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है, तो अगर रीजन एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है, किसी चीज के ना होने से, जो अगर कोई चीज एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और फिर भी हम उसका आभास कर पा रहे हैं, किसी चीज को हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो वहां पर एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सो तब जो है किसकी फैलेसी अराइज होती है, तो उस फैलेसी को हम कहते हैं हेतुभाष। हेतुभाष मीन्स अ हेतु और अ रीजन अपीयर्स टू बी रियल बट इन फैक्ट इट इज नॉट। कोई रीजन जो है अपीयर होता है कि वो सही में रीजन है, लेकिन वह रीजन एक्चुअली में होता नहीं है। रीजन के न होने से जो फैलेसी अराइज होती है, फैलेसी मीन्स व्हाट, किसी चीज की कमी है, राइट। सो कोई भी तरीके का रीजन की अगर कमी है, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ योर हेतुभाष। हेतुभाष में जो है 5 गुण होने चाहिए। एक वैलिड टर्म को वैलिड कहने के लिए उसके 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर उनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग है
तो फैलेसी अराइज होता है और इंडियन लॉजिक में हम फैलेसी को कहते हैं हेतुभाष। ठीक है, अब 1 मिनट से कम है तो ये कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। देखो इसमें ही जो पहला टर्म है पक्षधर्मता, हमने कहा था पक्षधर्म